Good evening, everyone. A very good evening once again, and welcome back to Exam Dos. Welcome back to the course on Engineering Mathematics. फटाफट सभी लोग आ जाइए भाई. We are going to start lecture number 63, Probability Part 2. चलो फटाफट आ जाओ यार. एक दो कॉन्सेप्ट और रहते हैं प्रोबेबिलिटी के जो मैं आपको समझा दूंगा इस लेक्चर के अंदर, जिसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद आप एप्टीट्यूड वाला प्रोबेबिलिटी करें कि आप मैथ्स के पीवाईक्यू करें प्रोबेबिलिटी के, आपके सारे पीवाईक्यूज बन जाएंगे. ठीक है, स्टार्ट करें. चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से. अब इसमें हम क्या कहते हैं कि आप सैंपल स्पेस को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स में डिवाइड कीजिए. नमन भाई अभी प्रोबेबिलिटी आज का जो असाइनमेंट तुम करोगे ना वो प्रोबेबिलिटी है. अभी तक मैंने प्रोबेबिलिटी में तुमको दिया ही क्या है. देखो कायदे से देखा जाए प्रोबेबिलिटी के 3 लेक्चर हैं. एक बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी पार्ट 1, प्रोबेबिलिटी पार्ट 2. ठीक है, बल्कि बेसिक्स टू प्रोबेबिलिटी कहां, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पार्ट 1, प्रोबेबिलिटी पार्ट 2, ये 3 लेक्चर हैं. इंट्रोडक्शन के अंदर तो हमने कुछ खास किया नहीं. कायदे से प्रोबेबिलिटी हम अब सीख रहे हैं. बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी में तो मैंने तुम्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन कराया ना, तो दैट इज नॉट एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी. तो आप आज के असाइनमेंट जब बनाओगे, जब बैठोगे, सोचोगे इन चीजों के बारे में, तब आप जज करना प्रोबेबिलिटी बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा. अब अगर आप ये सोचोगे कि कैलकुलस टाइप प्रोबेबिलिटी का सवाल बन जाए, देन अगेन बेटा प्रोबेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ एलजेब्रा. और जैसा मैंने बोला एलजेब्रा हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होता है. यहां इंट्यूशन एप्टीट्यूड ज्यादा लगता है रेदर देन की रटा फटा एकदम मेथड लग जाए कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करने से आंसर आ जाता है. वैसा नहीं होता. यहां थॉट प्रोसेस लगता है, यहां पे ज्यादा प्रैक्टिस लगती है. अब जैसे कैलकुलस है, मान लीजिए आपको मल्टीपल इंटीग्रल करना है, आप 2-4 सवाल 5 सवाल बनाओगे, आप चमक जाएगा आपको कैसे करते हैं. लेकिन प्रोबेबिलिटी में आप कितने भी सवाल बना लोगे ना, फिर भी अंदर से एक फीलिंग रहेगी कि अगर नया क्वेश्चन आ गया तो क्या मैं उसको क्रैक कर पाऊंगा, क्योंकि यहां कॉम्प्लिकेशन का लेवल इनफाइनाइट है. कितनी भी हद तक हम लोग कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, चीजों को घुमा सकते हैं. चाहे फिर आपने देखा यही काम मैट्रिक्स के अंदर भी जो मैट्रिक्स वाला टॉपिक था उसमें हमने कॉम्प्लेक्स घुसा दिया. ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन घुसा दिया, तो काफी कॉम्प्लिकेट कर सकते थे मैट्रिक्स को. सेम वे प्रोबेबिलिटी के बारे में. अब वहीं रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस का कॉम्बिनेशन है, तो वहां मेथड ज्यादा होता है. वहां पे आपका इंट्यूशन से ज्यादा मेथड इस्तेमाल होता है. और सिर्फ अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें जो आप अभी चीजें पढ़ रहे हो, ये इंट्यूशन बेस्ड ज्यादा चीजें हैं. यहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए. कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है इसके अंदर. आप ये देखो ना 2 या 3 लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप कवर कर ले रहे हो, जिसमें इतने ढेरों क्वेश्चन भी कर ले रहे हो, यानी कि कॉन्सेप्ट तो बहुत ही मिनिमम है ना. ज्यादा किस चीज की बात है, ज्यादा है प्रैक्टिस की बात. तो प्रैक्टिस करो. प्रोबेबिलिटी में धीरे धीरे कमांड आएगा बेटा. प्रोबेबिलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसमें कभी भी ये फील कर पाओगे आप एकदम एब्सोल्यूट एक्सपर्ट हो. वो मैं आज भी फील नहीं कर सकता इतने साल के बाद. तो अगर कोई बोल रहा है ना मैं प्रोबेबिलिटी में मास्टर हूं या किंग हूं, ऐसा कोई नहीं होता. प्रोबेबिलिटी में कितना भी ऊपर चले जाओ, एक लेवल का क्वेश्चन पे आके तो आप अटकोगे ही अटकोगे. ठीक, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है. दिक्कत आ रही है यानी और प्रैक्टिस की जरूरत है, और वर्क की जरूरत है, और वर्क करो, खत्म. चलो अब देखो यार, ये जो सैंपल स्पेस है पूरा, इसको मैंने n एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट में डिवाइड किया. एक्सक्लूसिव माने ओवरलैपिंग नहीं होगा, एग्जॉस्टिव माने पूरे सैंपल स्पेस को ये कवर कर रहे हैं. अब जब मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E बताइए, तो आप क्या कहेंगे? E और E1 का कॉमन एरिया देख लो, E और E2 का कॉमन देख लो, E और E3 का कॉमन देख लो, E और E4 का कॉमन देख लो. तो अगर E का सबके साथ कॉमन एरिया लेके ऐड कर दिया जाए, E का सबके साथ कॉमन एरिया लेके ऐड कर दिया जाए, तो E की प्रोबेबिलिटी आ जाती है. अब ये इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी आप लिख सकते हो कंडीशनल के टर्म्स में. जैसे पिछले लेक्चर में कंडीशनल लिखा था, क्या लिखा था? PE अपॉन EI क्या होता है? E इंटरसेक्शन EI अपॉन EI. तो E इंटरसेक्शन EI क्या हुआ? E अपॉन EI इंटू EI.
ये होती है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अगर किसी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आप सभी के इंटरसेक्शन ले लीजिए या सभी एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट के साथ इंटरसेक्शन लीजिए और ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे देखो 3 ग्रुप्स ए बी सी आर कॉन्टेस्टिंग फॉर द पोजीशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। 3 लोग हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दे दिया। अगर ग्रुप ए जीतता है तो नए प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, ग्रुप बी और सी के लिए 0.6 और 0.5 है। अब आप ये देखो ए बी और सी विनिंग, कोई एक ग्रुप जीतेगा तो 2 तो नहीं जीत सकते, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और 3 में से किसी एक को जीतना ही जीतना है, एग्जॉस्टिव। यानी अगर तीनों का टोटल देखोगे तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगा, क्योंकि 3 में से कोई एक तो जीतेगा ही जीतेगा भाई, और 3 में से 2 तो एक साथ नहीं जीत सकते, जीतेगा तो कोई एक, यानी एक्सक्लूसिव है। और देखो इसीलिए इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे 1 आ रही है। अब प्रोबेबिलिटी पूछा है न्यू प्रोडक्ट। आप ये बताइए नया प्रोडक्ट आने की क्या चांसेस हैं। तो मैं बोलता हूं नया प्रोडक्ट अगर ए जीता प्लस नया प्रोडक्ट अगर बी जीता प्लस नया प्रोडक्ट अगर सी जीता। ठीक है, ए जीता, बी जीता या सी जीता। अब इसी चीज को कंडीशनल में कन्वर्ट कर दो, न्यू बाय ए पी ए प्लस न्यू बाय बी पी बी प्लस न्यू बाय बी न्यू बाय सी पी सी। ठीक है, अब इसने बोला अगर ए जीता तब नए प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, यानी कंडीशनल है। ए जीता तब, बी जीता तो नए प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी 0.6 है, और सी जीता तो नए प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी 0.2 है, 0.35, 0.53, 0.63, 0.63। ठीक है, तो आंसर विल बी 0.63। समझ में आया टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे यूज होती है। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे इस्तेमाल होती है, ये क्लियर हुआ। चलो, अब बेस थ्योरम क्या होता है बेटा। बेस थ्योरम भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उल्टी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कैसे, जैसे समझना बेस थ्योरम क्या होती है। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं, पहले तो मैथमेटिकली समझा देता हूं फिर लॉजिकली समझाता हूं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता है, ई बाई ई वन, ई बाई ई टू, ई बाई ई एन, ये वाली जो यहां पे ले रहे थे ना, न्यू प्रोडक्ट बाय ए, न्यू बाय बी, न्यू बाय सी, ये आपको पता है, ई बाई ई वन, ई बाई ई टू, ई बाई ई थ्री। मैं आपसे उल्टा प्रोबेबिलिटी पूछता हूं, ई के बाई ई, यानी मैं पूछता हूं अगर नया प्रोडक्ट आया तो क्या प्रोबेबिलिटी है ए जीता था। मैंने आपको यह तो बता दिया ए जीतेगा तो नए प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। अब मैं कहता हूं मैंने आपको बता दिया नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, बताओ क्या चांसेस हैं कि ए वाला ग्रुप जीता था, क्या चांसेस हैं ये बताइए। यानी उल्टा पूछ लिया ए बाय न्यू। तो आप क्या कहेंगे कि अगर आपको ई के बाय ई चाहिए तो ई के इंटरसेक्शन ई अपॉन पीई, ई के इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन ई के एक ही बात होती है। तो ई इंटरसेक्शन ई के होता है ई बाई ई के इंटू पीई के, और पीई आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से। आपका नीचे वाला कैसे आ गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से। समझ में आया। क्वेश्चन को रीड करके आपको समझना होगा कि ये बेस थ्योरम की चर्चा कर रहा है, कैसे कि उल्टा सवाल आपसे पूछेगा। ठीक है, जो लॉजिकल होना चाहिए उसका उल्टा सवाल आपसे पूछा जाए। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम डिनोमिनेटर देती है और न्यूमरेटर में क्या आ जाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप एक चीज सोचो, जैसे मान लो
लेटस से मैं ऐसा कहता हूं कि अगर नमन भाई प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, नमन भाई प्रोबेबिलिटी पे मेहनत करते हैं, तो चांसेस हैं कि नमन भाई प्रोबेबिलिटी में अच्छे नंबर लेके आएंगे। इस बात के चांसेस हैं 0.6। अब मैं आपसे उल्टा पूछता हूं, नमन भाई के प्रोबेबिलिटी में अच्छे मार्क्स आए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन्होंने मेहनत किया होगा? तो सुन के ही लग रहा है ना यार, उल्टा सवाल पूछ रहा है। मेहनत करने से नंबर आ सकते हैं, नंबर आने से यह बताना कि मेहनत की होगी, यह तो उल्टा है। ऐसे क्रिकेट का एग्जांपल ले लो, मैं कहता हूं अगर कोहली सेंचुरी मारता है तो इंडिया के जीतने के चांसेस हैं 70%। अब अगर इंडिया जीती तो बताइए कोहली ने सेंचुरी मारी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? समझ में आ रहा है? दिमाग में घुस रही है ये बात कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी कैसे देख रहा है? तो बेस थ्योरम उल्टी प्रोबेबिलिटी निकालने में आपकी मदद करता है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, आइए। अ बैग कंटेन 2 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल। बैग बी कंटेन 4 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल। अब एक बॉल निकाली गई और वो पता लगी क्या है, वो रेड है। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बैग बी से आई होगी। अब आप खुद ये सोचो, अगर सवाल में ये कहता मैंने बैग बी दिया तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, सॉरी रेड की प्रोबेबिलिटी, आप झट से बोल देते 5/9। आप कहते सर 5 रेड बॉल हैं, टोटल 9 बॉल हैं, तो फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस 5/9। या अगर कॉम्बिनेशन में जाते, आप कहते सर 5 में से एक बॉल चुननी होगी डिजायर्ड रिजल्ट के लिए, 5 रेड में से एक चुननी होगी, यानी 5C1, और टोटल केस कितने बन सकते हैं? 9C1। 9C1 समेशन बेटा यहां से हो रहा है मेरे घोंचू प्रसाद, ये रहा समेशन। इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी मैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से निकाल के लाया हूं। मैंने डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा दी, नीचे पीई आ रहा था ना। ठीक, बात समझ में आई? अगर मैं आपसे कहता बैग बी है, रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, आप कहते 5/9, या ऐसे कहते 5C1/9C1। अब मैंने उल्टा पूछा, ठीक है। अब आप ये देखो, रेड की प्रोबेबिलिटी अपॉन ए कितनी है? 3/5। अब आपसे बोला है बी बाय रेड। ये देखो, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गई नीचे। अब रेड बाय बी 5/9, और बी को चुने जाने की, भाई दो में से कोई एक बैग चुनोगे ना, तो दोनों बैग की बराबर तो प्रोबेबिलिटी है। खुद सोचो, दोनों बैग के चुने जाने के चांसेस तो बराबर है, ए चुना या बी। हाफ काट दो, 5/9 अपॉन 3/5 प्लस 5/9, 25/52। समझ में आया? बोलो भाई, बोलो सबको चमका के नहीं चमका? क्वेश्चन देख के समझ में आया बेस थ्योरम कैसे पहचानते हैं? आप ये मान लो पूरे प्रोबेबिलिटी में सबसे एडवांस लेवल ये है। और अगर आप नोटिस करोगे बेटा, आज के दोनों लेक्चर्स में आपने देखा कॉम्बिनेशन का यूज काफी कम होता है। ऐसा नहीं कॉम्बिनेशन से भरा पड़ा है प्रोबेबिलिटी। कल आप लोग डर रहे थे यार कॉम्बिनेशन तो इतना चमक नहीं रहा, कैसे करेंगे? अरे उतना चमकाने की जरूरत भी नहीं है। आओ और एग्जाम्पल दिखाता हूं, जो लोग बना सकते हैं मेरे साथ बनाएं, और नहीं भी बना सकते हो डरो मत, सीखो पहले। एक आदमी सच बोलता है 4 में से 3 बार, यानी उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 3/4। अब उसने एक डाई थ्रो किया और बोला 6 आया, ठीक है, उसने डाई थ्रो किया और बोला 6 आया, तो बताओ कि 6 ही आया था। ठीक है, क्या पूछ रहा है? डाई थ्रो किया तो 6 आया,
अब बताओ वो 6 ही आया था, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मैं कहता हूं एक ई है, इवेंट ई, कि डाई शोज 6, और मैं यहां पे दूसरा इवेंट बोल देता हूं, सपोज E1, मैन रिपोर्ट्स 6। अब ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि ई होगा, यानी डाई ने 6 दिखाया अगर आदमी ने 6 बोला, E बाय E1। अब E1 बाय E अगर निकालते, E1 बाय E माने कि बंदे ने 6 बताया जब डाई ने 6 शो किया, तो यानी ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ हो गई ना भाई, कि सच बोल रहा है। डाई ने 6 दिखाया, उसने 6 ही बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ ये हो गया। अब मेरे से उल्टा पूछ लिया, तो बेस थ्योरम लगा के E1 बाय E अब देखो मैंने यहां पे 2 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव थे, वो 2 इवेंट मैंने क्या माने, E और E कॉम्प्लीमेंट। E माने डाई शोज 6 और E कॉम्प्लीमेंट माने डाई डज नॉट शो 6। इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब ये देखो, यहां पे E1 बाय E कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि बंदा 6 बता रहा है बट डाई 6 नहीं है, यानी झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अगर वो बता रहा है 6 बट डाई पे 6 नहीं आया, तो लाई वाली प्रोबेबिलिटी हुई ना। तो E1 बाय E है ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी, और E1/6 3/4 इंटू 1/6 प्लस 1/4 इंटू 5/6। 6 काट दो, 24 ही काट दो, बल्कि 3/8। 3/8। अब सर आपको यह कैसे पता चला यहां बेस थ्योरम लगेगी? सर आपको यह कैसे पता चला बेस थ्योरम लगेगी? बड़ा सिंपल सा है। अगर डाई पे 6 आया तो बंदा 6 बताएगा, यानी वो सच बता रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे मालूम है 3/4। लेकिन इसने पूछा कि उस बंदे ने 6 बताया, अब बताओ डाई पे भी 6 आया, यानी इसने उल्टा पूछा, यानी इसने मुझसे रिवर्स पूछा। ठीक है, तो जब कोई प्रोबेबिलिटी आपको ऑब्वियस नहीं लगती, आप उसका रिवर्स सोचा करो। क्या आपको उसका रिवर्स मालूम है? अगर आपको मालूम है उसका रिवर्स तो बहुत बढ़िया, फिर तो यानी बेस थ्योरम है। अगर आपको रिवर्स नहीं चमक रहा, यानी फिर आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है। और एग्जांपल दिखाता हूं, देखो। इन अ टेस्ट एन एग्जामिनी माने जो बच्चा पेपर दे रहा है, आइदर गेसेस और कॉपीज और नोज द आंसर टू अ MCQ विद 4 चॉइसेस। या तो गेस करेगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, या फिर उसे पता है आंसर, या तो आगे वाले से टाप लेगा। गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, कॉपी करने की 1/6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी उसका आंसर करेक्ट है अगर कॉपी किया तो 1/8 है। अब क्वेश्चन ये है कि उसे आंसर पता था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी अगर उसने सही दिया? अब देखो, अगर सही दिया तो उसे पता था, इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। आप इसका उल्टा सोचो, अगर पता था आंसर और सही दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी। अगर भाई कि मुझे आंसर पता है किसी सवाल का और मैं उसका सही जवाब दे रहा हूं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी तो 1 हुई। जब मुझे किसी सवाल का जवाब पता है तो मैं उसका गलत कैसे दे सकता हूं? तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। लेकिन ये उल्टा पूछ रहा है कि उसने सही दिया, मुझे इतना पता है।
अब आप ये बताइए कि उसे आंसर मालूम था। अब आप ये देखो यार, यहां पे इतना तो समझ आ गया, बेस थ्योरम है। 3 एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होंगे? एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, नोज, गेसेस, कॉपीज। अब गैस करने की 1/3, कॉपी की 1/6, तो नोज की हाफ, नोज की हो जाएगी हाफ। ठीक है, इसे आंसर मालूम है, इस बात की प्रोबेबिलिटी हाफ है। अब आपसे पूछ रहा है कि नोज अपॉन करेक्ट। नमन भाई चमक रहा है कि नहीं? करेक्ट अपॉन नोज इनटू नोज। अब इसने देखो पूरा डेटा दिया नहीं है, क्योंकि तनिक तुमको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ऐसे लिख दूं, करेक्ट अपॉन नोज। समझ में आ रहा है ना? इतनी जगह हमारे पास है नहीं। करेक्ट अपॉन गेस इनटू गेस, करेक्ट अपॉन कॉपी इनटू कॉपी। अगर पता है तो करेक्ट की प्रोबेबिलिटी 1, पता होने की प्रोबेबिलिटी हाफ। पता है तो 1, पता होने की प्रोबेबिलिटी हाफ। गैस करने पे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है भाई। ए बी सी डी चारों चॉइसेस गैस करने में, तुक्का मारने में इक्वली लाइकली हैं, तो करेक्ट चुनेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। आप समझ रहे हो? गैस करने में करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। कॉपी करने पे करेक्ट होने का दे रखा है 1/8 और 1/6, तो 2 नीचे ले आओ, तो 1 + 1/6 + 1/24, 24/29, 24/29 ये आ गया। बहुत बढ़िया श्रीवत्सा। ठीक है नमन भाई, देखो और बच्चे भी आंसर दे रहे हैं, तुम भी दे पाओगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, जिन बच्चों का प्रोबेबिलिटी में पहले से बैकग्राउंड अच्छा रहा होगा क्लास 12th में, वो अच्छा कर ले होंगे। और मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊं बेटा, क्लास 12th में मैं भी प्रोबेबिलिटी में अच्छा नहीं था। ये सब मैंने अभी डेवलप किया है, जितना मैंने गेट पढ़ाया है, गेट में काम किया है, तभी मैंने डेवलप किया है। तो आप लोग भी कर सकते हो। अब एक ट्राई करना चाहोगे? चलो मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, तुम लोग ट्राई करो। नहीं, ये वाला मैं कराऊंगा, ये वाला मत करो। 2 पर्सन ए एंड बी एग्री टू मीट एट अ प्लेस बिटवीन 11 and 12. First one arrive, waits for 20 minutes, then leave. अगर टाइम ऑफ अराइवल इंडिपेंडेंट और रैंडम है, तो ए और बी के मिलने की प्रोबेबिलिटी। ये एक्चुअली ना एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल का, क्योंकि टाइम ऑफ अराइवल is uniformly distributed. अब देखो प्रोबेबिलिटी का एक नया अप्रोच, जब आपके पास कॉन्टिन्यूअस है, टाइम तो कॉन्टिन्यूअस है ना, तो कॉन्टिन्यूअस के केस में प्रोबेबिलिटी एरिया से आती है, यहां डिस्क्रीट नहीं होता कि केसेस गिन लिए जाएं। अब देखो 2 लोग के आने का टाइम इंडिपेंडेंट है, तो एक्चुअली क्या सीन है यहां पे देखना। ये ए के आने का टाइम है, बी के। ए का 11 AM से 12 नून, बी का भी 11 AM से 12 नून। ठीक है, अब ये देखो ए कितने बजे आता है। मान लीजिए
टी टाइम पे आता है, कितना वेट करेगा, t+20, टी से t+20 तक वेट करेगा। उसमें मिल पाया तो बहुत बढ़िया, और मेरे बच्चों नहीं मिल पाया तो चला जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि अगर ए का टाइम है टी, तो बी का टाइम फॉर मीटिंग बी का टाइम टी के 20 मिनट पहले से 20 मिनट बाद तक हो सकता है। अगर ए टी पे पहुंचा है तो बी उसके 20 मिनट पहले या 20 मिनट बाद तक आ सकता है, क्योंकि उस विंडो में वो इंतजार करेगा। देखो कैसे, मान लो ए पहुंचा 11:30 बजे, ठीक है, बी पहुंचा लेटेस्ट से 11:15 बजे, 11:15 पे, ए पहुंचा 11:30, बी पहुंचा 11:15। अब बी 20 मिनट वेट करेगा ना, तो 20 मिनट वेट करने का मतलब 11:15 से 11:35 तक, 11:15 से 11:35 तक, जिसमें कि ए आ गया 11:30 पे, तो मिल लेगा बी से। तो बी जो है ए के 20 मिनट पहले आ सकता है या 20 मिनट बाद आ सकता है, इसके बाहर गया तो नहीं मिल पाएगा। तो आप क्या करें, a-20 की एक लाइन बनाएं, ये a-20, और a+20 की भी एक लाइन बना दें, ये हुआ, ये a-20। लॉजिक क्लियर हुआ? ए जिस टाइम पे आ रहा है, बी उसके 20 मिनट पहले या 20 मिनट बाद में आ सकता है। तो ये वाला जो एरिया है ना, इसमें मिल लेंगे, इस एरिया में मिल सकते हैं। ये मीटिंग का एरिया है, ठीक है। अब ये 20 मिनट है, तो ये 40 मिनट, ये 40 मिनट, ऐसे ये 40 मिनट, 60 मिनट का ड्यूरेशन है ना टोटल, 1 घंटा माने 60 मिनट, 40। अब मीटिंग का एरिया कितना हुआ, स्क्वायर का एरिया 60 इंटू 60 माइनस ये दो ट्राइंगल का एरिया 1600, 3600, 2000। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग 2000 मिलने वाला एरिया, टोटल एरिया 3600, 5/4/9, 4/9। ये क्लियर हुआ कैसे मैंने सोचा? अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है ना, अभी 1-2 लेक्चर में आप रैंडम वेरिएबल जब सीखोगे तो और अच्छे से सीख जाओगे। बट ये अप्रोच होती है जहां पे कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, टाइम डिस्क्रीट नहीं है, आप उसकी गिनती नहीं कर सकते, वो कॉन्टिन्यूअस है। तो मैंने ए का अराइवल लिया एक्स एक्सिस पे, बी का अराइवल लिया वाई एक्सिस पे। अब मैंने बोला ए 1 घंटे के इंटरवल में कभी भी आ सकता है, बट ए जब आएगा, बी या तो उसके 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद, इस इंटरवल में अगर बी आया तो चलेगा। a-20 से a+20 के बीच में बी को आना पड़ेगा, तभी मिल पाएंगे। तो ये एरिया बता रहा है वो कब मिल सकते हैं, और खाली एरिया बता रहा है नहीं मिल पाएंगे। जैसे एज एन एग्जांपल, ए आपका 20 मिनट पे आया, ए आपका 20 मिनट पे आया और बी इसके पहले आया 20 के पहले, तो नहीं मिल पाएंगे। इस तरह सोचिए, हाँ सॉरी 5/9। तो आपको यही सोचना है कि ए आने के कितनी देर पहले या कितनी देर बाद तक बी को आना अलाउड है। ए आने के 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद तक बी को अलाउड है, तब वो मिल सकता है। ठीक है, अब ये वाला आप लोग ट्राई करो, ये डिस्क्रीट का ही है। बीच में एक और एग्जांपल आ गया था जिसका अभी थ्योरी से कोई रिलेशन नहीं था, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन, ये मीटिंग वाला ही सवाल, ये इतना कॉमन क्वेश्चन है ना बेटा, गेट और अदर एग्जाम्स के अंदर ये सेम क्वेश्चन आपको मल्टीपल एग्जाम में कई बार मिल जाएगा। एज इट इज ये सवाल, एज इट इज आपको ये सवाल मिल जाएगा। अब देखो, एक बैग में 3 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल हैं, और दूसरे में 2 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल हैं। एक बैग और उसके अंदर से बॉल निकाली गई रैंडमली। अब बताइए, बॉल व्हाइट थी, बॉल व्हाइट थी। ऐसा मैंने याद करो पिछले वाला केस कराया था, इसमें प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट थी। पिछले लेक्चर में एक सवाल कराया था ना, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, यहां भी व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है।
ये वाला थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप सभी लोग कर सकते हो। मुझे इस वाले क्वेश्चन में उम्मीद है कि आप लोग आंसर दोगे। ऑप्शन दे दिया करो यार अखिल भाई, आंसर की जगह ऑप्शन दे दो। एमसीक्यू है ना ये तो। बताओ, बाकी लोग बोलो। आया, चलो देखें। देखो ए एंड बी, दो में से एक बैग तो चुना ही जाएगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए मेथड से करने की कोशिश कर रहा हूं रेदर देन इंट्यूशन, ताकि आप लोगों को, जो लोग मेथड से अप्रोच करना चाहते हैं वो कर पाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, वाइट इंटरसेक्शन ए। अब मैं यहां ना टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा रहा हूं। पिछले लेक्चर में जो व्हाइट और रेड वाला सवाल था ना, वो ऐसे ही किया था मैंने, जिसमें ये बोला था ना कि दो बॉक्सेस हैं, बिन बोला था एक्चुअली, दो बिन्स हैं। अब ए में व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 3/5 और ए चुने जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ। बी में व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, चुने जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ। 3/10 और 1/6, तो 3/10, 9/30, 5/30, 14/30, 7/15। डी। पिछले में मैंने ऐसा डायरेक्टली लिख दिया था, याद है? ये मल्टीप्लीकेशन मैंने डायरेक्टली कर दिया था। चलो अगला देखो। देर आर 2 बैग्स, एक में 3 ब्लैक 4 व्हाइट बॉल हैं, दूसरे में 4 ब्लैक 3 व्हाइट बॉल हैं। एक डाई थ्रो किया गया, अगर 1 या 3 आया तो आप बैग बॉल निकालोगे पहले वाले बैग से, और कोई और आया तो दूसरे वाले बैग से निकालोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ब्लैक बॉल। पिछले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा इसने घुमा दिया है, बहुत इजी है ये भी बहुत इजी है। बस अब यह है कि दोनों बैग चुने जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है। अब दोनों में से कौन से बैग में से बॉल निकालनी है डाई के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब कुछ डाई के हाथ में है। डी। चलो देखें। दो बाय 6, अब ए में से व्हाइट आने की, सॉरी ब्लैक करना है ना हमें, व्हाइट नहीं करना रे। ए में ब्लैक चुनी जाने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, और इसमें 4/7, 16 और 6 22। डी। समझे? अब इसने डाई को इन्वॉल्व करके दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी बदल दी।
नमन भाई समझ में आया ये वाला बना क्या? अगला देखो, देर आर टू ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, वन ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ 5 साइंस 3 इंजीनियरिंग, अदर 3 साइंस 5 इंजीनियरिंग। एक अनबायस्ड आई है, अगर 3 और 5 आया, ये वाला यार मैं आप लोगों के लिए DIY छोड़ दे रहा हूं, ये कर लोगे ना, सेम कॉन्सेप्ट एज क्वेश्चन 6, एग्जैक्टली सेम है। मैं आपको बता भी देता हूं इसका कितना आएगा। सॉरी, क्वेश्चन 7, 3 या 5 आया तो 2/6, 4/6, और आपको इंजीनियरिंग चुनना है 3/8 इंटू 2/6 प्लस आपका अगले में 5 इंजीनियरिंग 3 साइंस 5/8 इंटू 4/6 13/24। इसका आंसर C आएगा, सेम है। अरे मैंने आंसर देखे नहीं इसीलिए पूछा बना के नहीं बना। चलो ये देखो, 3 कंपनी है XYZ, ये यूनिवर्सिटी को कंप्यूटर सप्लाई कर रही हैं। अब परसेंटेज ऑफ कंप्यूटर और उन कंप्यूटर के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी दी है। अब ये देखो, ये पूछ रहा है अगर कंप्यूटर डिफेक्टिव निकला तो वो कंप्यूटर Y से आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब आप पहले मुझे बताओ, ये स्ट्रेट प्रोबेबिलिटी है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी है? अगर कंप्यूटर डिफेक्टिव है तो वो Y से आया होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। ये सही प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है या उल्टा पूछ रहा है, पहले तो ये बताओ। अलीशा जी आपकी क्या हालत है अभी, कुछ बेहतर हुई, तबीयत सुधरी प्रोबेबिलिटी में? रिवर्स, यस। तो ये बेस थ्योरम का सवाल है। ये जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना डिफेक्टिव होने की, ये बेसिकली क्या है? ये है प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बाय X, अगर X से आया तो डिफेक्टिव होने की, डिफेक्टिव बाय Y, ये है डिफेक्टिव बाय Z। क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी Y बाय डिफेक्टिव, समझे? D आ गया, क्या बात है, अखिल भाई धूम मचा रहे हैं। अब कुछ मजा आ रहा है सभी लोगों को प्रोबेबिलिटी में? और आगे के जो दोनों यूनिट है ना, वो पूरे मेथड वाले ही हैं, उसमें तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉम्प्लेक्स और न्यूमेरिकल। .02, 30% इसके कंप्यूटर हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3। .006, .006, .012, .003, .015, तो 6/15, 0.4। डी आ रहा है। अखिल क्लासमेट है तुम्हारे कॉलेज का? टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे ही ना फ्लुएंसी बनेगी, प्रोग्रेस धीरे धीरे ही होती है। जब आप सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले सवाल बनते ही नहीं, सबसे पहले तो टॉपिक ही नहीं पता होता क्या होता है, फिर टॉपिक समझ आता है, फिर धीरे धीरे सवाल बनने लगते हैं, फिर धीरे धीरे उन सवालों में स्पीड बढ़ने लगती है। ये स्टेजेस होती हैं प्रोग्रेस की। तो अब एकदम से थोड़ी ना ये होगा कि स्टेज 1 पे ही सीधे सवाल बनने लगेंगे। अब देखो ऐश्वर्या जी हैं, कंप्यूटर साइंस और मैथ्स पढ़ रही हैं रोज, ठीक है, बहुत मेहनती बच्चे हैं। अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ा एक दिन तो अगले दिन मैथ्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.6, अगर मैथ्स पढ़ा तो अगले दिन कंप्यूटर साइंस पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.4। अगर ऐश्वर्या ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा मंडे को तो वो वापस कंप्यूटर साइंस पढ़ेगी वेंसडे को, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए।
ऐश्वर्या ने मंडे को सीएस पढ़ा था, तो वेंसडे सीएस पढ़ने की प्रोबेबिलिटी बताइए। और आज यार एएमए सेशन है यूट्यूब पे, अगर तैयारी से रिलेटेड कोई टेक नॉन टेक डाउट्स हैं, वैसे तो नॉन टेक ही, तो आप लोग यूट्यूब पे आके पूछ सकते हो। बाकी आपका लाइव डाउट सेशन इस फ्राइडे को मैं लूंगा, है ना। अब तो अपने स्टूडियो में वापस आ गया हूं, तो फ्राइडे को लूंगा। चलो बताओ, सी आ रहा है। अब देखो ये बोला है कि वेंसडे को सीएस है गिवन मंडे को सीएस है, ऐसा बोला है। ठीक है, कि वेंसडे वो सीएस पढ़ेगी अगर उसने मंडे सीएस पढ़ा। अब इसके क्या केसेस बन सकते हैं ये अपने को सोचना पड़ेगा। तो देखो, मंडे सीएस पढ़ा तो ट्यूसडे को मैथ्स पढ़ा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6। बच्चों 1 मिनट, हमारे पास सबसे छोटा नन्ना स्टूडेंट आ गया इस क्लास का। आओ। क्या, रुको। चलो तो मैं आपको ऐसे ही लिख के बताता हूं। देखो, ट्यूसडे को मैथ्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.6। ठीक है जी। अब ट्यूसडे को मैथ्स पढ़ा, फिर वेंसडे को, अब अगर आपको पता है ट्यूसडे मैथ्स पढ़ा है, तो वेंसडे सीएस पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.4, और वेंसडे मैथ्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी, अगर सीएस की 0.4 है तो मैथ्स की प्रोबेबिलिटी होगी 0.6। अगर ट्यूसडे सीएस पढ़ा तो वेंसडे वापस सीएस पढ़ने की और वेंसडे मैथ्स पढ़ने की। सीएस पढ़ के मैथ्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी, सीएस पढ़ के मैथ्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और ये 0.4 है। अब आपके डिजायर्ड केसेस कौन से हैं आप ये देखिए, ये वाले। तो ये कैसे पहुंचोगे यहां तक बेटा, 0.6 इंटू 0.4। एक तो तरीका ये हुआ, एक यहां से आप जा सकते हो 0.4 इंटू 0.4 यानी 0.16, और ये 0.24, तो टोटल कितना हो गया 0.4। इसमें आप गलती क्या करोगे ना, कई बच्चे डायरेक्टली सोच लेंगे अगर मंडे सीएस पढ़ा है तो ट्यूसडे मैथ्स, वेंसडे सीएस, काम खत्म, आ गया सीएस। जबकि ऐसा भी हो सकता है मंडे सीएस के बाद ट्यूसडे सीएस, ट्यूसडे के बाद वेंसडे सीएस। ठीक है, क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया है बेटा किसी बीमारी को पकड़ने के लिए, 12% पॉजिटिव रिपोर्ट है और 15% नेगेटिव रिपोर्ट इनकरेक्ट है। यानी 12, देखो 100 में से 12 लोगों का अगर पॉजिटिव आया ना तो गलत रिपोर्ट है, और 15 लोगों का नेगेटिव रिपोर्ट गलत है। अब पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, तो अब बताइए कि गलत रिपोर्ट है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। करिए इसको।
अभी देखो ये दे रखा है ना कि रिपोर्ट पॉजिटिव है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, तो इनकरेक्ट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इनकरेक्ट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हो सकता है। ये एक्चुअली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का सवाल हो गया। इनकरेक्ट का मतलब इनकरेक्ट बाय पॉजिटिव इनकरेक्ट बाय नेगेटिव पॉजिटिव आने पे इनकरेक्ट 0.12, पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी 0.01, इनकरेक्ट पे इनकरेक्ट आने की 0.15 और नेगेटिव की 0.99। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट 0.01 है तो नेगेटिव 0.99 है। .1497। क्या बात है, श्रीवत्सा भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज। 0.1497, बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ ना। अब ये देखो, एक अनबैलेंस डाइज है जिसके 6 फेसेस हैं, नंबरिंग है 1 से 6। अब फेस वैल्यू ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 90% है एज कंपेयर टू फेस वैल्यू इवन आने की। इवन में सभी फेसेस की प्रोबेबिलिटी सेम है, यानी 2 4 6 सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है। अगर प्रोबेबिलिटी दैट द फेस इज इवन इज ग्रेटर देन 3 इज 0.75, तो प्रोबेबिलिटी दैट द फेस वैल्यू एक्सीड 3, ये बताइए। क्वेश्चन में काफी सारा डेटा जमा हो गया ना। फिर से क्वेश्चन को रीड करो। जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें काफी सारी बातें बोल दी गई हो, उसे 2 से 3 बार रीड कर लेना चाहिए। अब लिखते चलते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑड इज 0.9, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन को P मान लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इज 0.9P। अब प्रोबेबिलिटी 2 4 6 कह रहा है इवन वाले सभी फेसेस की प्रोबेबिलिटी बराबर है, कितनी होगी, P/3। अगर इवन की टोटल प्रोबेबिलिटी P है तो 2 4 और 6 की तीनों की होगी P/3। अब फेस इज इवन गिवन दैट इट इज ग्रेटर देन 3, इवन बाय ग्रेटर देन 3, तो ये क्या होगा, इवन इंटरसेक्शन ग्रेटर देन 3 यानी 4 या फिर 6, ये हुआ 2P, ये हुआ, ये 0.75 है। ठीक है, टू पी बाय, अब ये कहीं नहीं बोला ना कि ऑड वालों की भी प्रोबेबिलिटी सेम है। थ्री बाय 4 8P, P5 is 2P/3, ऑड P is 0.9P। 5 वाले के फेस की प्रोबेबिलिटी आ गई 2P/3। प्रोबेबिलिटी फेस वैल्यू एक्सीड्स 3, तो ये तो 8/3 हो गई, 8P/3। प्रोबेबिलिटी फेस ग्रेटर देन 3 इज 4 + 5 + 6। ठीक है, P
प्लस 2p/3 प्लस p, 8p/3 और p प्लस 0.9p, ऑड और इवन की टोटल प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, ऑड और इवन की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। अरे 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 अरे, यहां पे ये गलती कर दी है। ये 2p/3 थे ना, ये 2p/3, पहले एलसीएम ले लो तो 3p5 3 4, तो 8p 2p, तो ये p/3 और 2p/9 आएगा, तो 8p/9 आएगा। .4678 ये आया, 0.4678, तो बी आ गया। देखो क्वेश्चन में ये बोला है ऑड आने की प्रोबेबिलिटी इवन आने के मुकाबले 90% है, तो ये कंडीशन क्लियर है अलीशा। अब इवन की प्रोबेबिलिटी p मान ली, तो ऑड की हो गई 0.9p। अब बोला है इवन में कोई भी नंबर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो इवन की टोटल प्रोबेबिलिटी p है, जिसमें हर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बराबर, यानी 2 4 और 6, इसकी प्रोबेबिलिटी p/3 होगी अगर इवन की टोटल p है। अब बोला है प्रोबेबिलिटी दैट द फेस इज इवन गिवन दैट इट इज ग्रेटर देन 3, कंडीशनल है, इवन अपॉन ग्रेटर देन 3। इसका क्या होगा, इवन इंटरसेक्शन ग्रेटर देन 3 अपॉन ग्रेटर देन 3। कौन से इवन नंबर हैं जो 3 से बड़े हैं, 4 और 6, यही तो बना, इवन इंटरसेक्शन ग्रेटर देन 3, इवन हो और 3 से बड़ा हो, यानी 4 और 6, नीचे ग्रेटर देन 3। 4 और 6 में 4 का भी p/3, 6 का भी p/3, और ग्रेटर देन 3 में 4 5 6 ये 3 आते हैं। 4 का p/3, 6 का p/3, 2p/3 हो गया, नीचे भी 4 और 6 p/3, और 5 का मुझे पता नहीं है, 0.75 है, 5 का आ गया। अब ऑड प्लस इवन, अगर इवन p है, ऑड 0.9p है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो p मिल गया। अब बोला है ग्रेटर देन 3 की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी 4 5 या 6, 4 पता था p/3, 6 पता था p/3, 5 अभी निकाला 2p/9, और p का वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। अब ये देखो, एक बॉक्स में चिप्स हैं 3 6 9 12 15, और दूसरे बॉक्स में 6 11 16 21 26। 2 चिप चुनी गई एक एक बॉक्स से रैंडमली, नंबर मल्टीप्लाई किए गए। अब नंबर इवन आना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए, नंबर आपका इवन आना चाहिए। अब प्रोडक्ट इवन कब आता है, ऑड इंटू इवन, और इवन इंटू इवन, ये सारे रिजल्ट क्या देते हैं, इवन। ठीक है, तो अब आपका प्रोडक्ट इवन आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। इसको ऐसे कर लो, 1 में से ऑड, तो दूसरे में से इवन, 1 में से इवन, तो दूसरे में से ऑड, दोनों से इवन। 1 में ऑड नंबर कौन कौन से हैं बेटा, 3 9 15, यानी 3/5। दूसरे में इवन 6 16 26, यानी 3/5।
पहले में इवन नंबर 2 हैं तो 2/5, दूसरे में ऑड नंबर 2 हैं। अब दोनों में इवन, पहले में 2/5 और दूसरे में इवन 3/5। ठीक है, तो 9 4 13 और 6 19, ये आ गया डी। ठीक है, आंसर आ गया डी। चमका कैसे सोचा हमने? फिगर शोज द स्कीमेटिक ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस विद मशीन ए बी सी। एक जॉब को पहले प्री प्रोसेस करना है ए से या फिर बी से, और उसके बाद इसे सी में देना है, तब फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। अब मशीन के फेलियर की प्रोबेबिलिटी दे दी है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट है ये मशीन्स, तो ये बताइए जॉब सक्सेसफुल हुई यानी फिनिश प्रोडक्ट सही निकला, इस बात की प्रोबेबिलिटी, फिनिश प्रोडक्ट सही निकला इस बात की पॉसिबिलिटी बताइए। देखो इसको पता है, इस मैप पे ही डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। इनपुट जॉब के दोनों जगह जाने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। ठीक है, अब ए सही देगा इस बात की 0.85 है, और बी सही देगा 0.95 है, सी सही देगा 0.1। तो आपने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी सही देने की, सॉरी 0.9, ये तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी थी, सही देने की ए में गया इस बात की 0.5 और बी में गया इस बात की भी 0.5। सभी मशीनों को सही काम करना पड़ेगा ना, बट ए या बी में से तो किसी एक में जाएगा, तो दोनों में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। ये समझ में आया? बताओ, हमें ये तो नहीं पता ना पहले किस में जा रहा है, तो हमने मान लिया 50-50% चांस है किसी एक में जाने का, 0.81। बहुत सिंपल है, 0.81, बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों का 0.81 आए एकदम शानदार। चलो एक लास्ट क्वेश्चन। इन अ गिवन डे इन द रेनी सीजन 70% चांस है बारिश का। अब अगर बारिश हुई तो विलेज फेयर यानी जो मेला लगा है उसका नुकसान होगा 80%, 80% चांस है नुकसान का। और अगर बारिश नहीं हुई तो लॉस होने का चांस सिर्फ 10% है। तो अगर लॉस नहीं हुआ तो क्या चांसेस हैं कि बारिश नहीं हुई? अगर लॉस नहीं हुआ तो बारिश नहीं हुई, इस बात का क्या चांस है? यानी ये उल्टा पूछ रहा है ना, बारिश ना होने पे लॉस होने का चांस पता है 10% है और लॉस ना होने का 90% होगा। लेकिन अब अगर लॉस नहीं हुआ तो बारिश ना होने का चांस मांग रहा है, उल्टा पूछ रहा है। तो बेस थ्योरम की बात आ रही है। नो लॉस बाय नो रेन डिवाइडेड बाय, क्या आएगा बेटा नीचे? नो लॉस बाय रेन प्लस नो लॉस बाय नो रेन, नो रेन। ठीक है,
नो लॉस बाय नो रेन 90%, और रेन ना आने के चांस है 0.3। नो लॉस बाय रेन, रेन आने पे भी लॉस ना हो, लॉस होने का चांस 80% है तो लॉस ना होने का 20%, रेन आने का 70% चांस है। 0.27, 0.27 और 0.14, तो 27/41 ये आ गया। अब बोलो भाई नमन भाई, कुछ ओपिनियन चेंज हुआ? नमन और अलीशा, असाइनमेंट मैं आप लोगों को कल कराता हूं, ठीक है? आज 8:15 बजे यूट्यूब पे मेरा एएमए सेशन है। कल असाइनमेंट भी डिस्कस करेंगे बेटा, और कल रैंडम वेरिएबल हम लोग स्टार्ट करेंगे। रैंडम वेरिएबल में थोड़ा अपने को टाइम लगेगा, बेसिक प्रोबेबिलिटी ऐसा ही होता है, इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। इन केस आप लोगों को मैथ्स के कोर्स के बाद वजूद प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आती है तो मैं कुछ डेडिकेटेड प्रॉब्लम सेशंस आप लोगों के लिए लगा दूंगा। मैथ्स खत्म हो जाने दो, मैथ्स खत्म होने के बाद अगर आप लोगों को लगेगा तो मैथ्स की एक क्वेश्चन सीरीज करा दूंगा जिसमें मैथ्स हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। तो मुझे बताओ यहां तक क्लियर हो गया ना? वैसे तो मैंने मैथ्स में इतने क्वेश्चन आपको कराए हैं कि 2000 से ज्यादा क्वेश्चन तो मैथ्स में हो ही जाएंगे। तो आप लोग जब दोबारा प्रैक्टिस करोगे ना, तो या फिर आप असाइनमेंट वगैरह देखोगे तो आपको अच्छा अंदाजा लगेगा, ठीक है? आईएन में बेटा कुछ एक एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं आदित्य, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिकल करके जाओगे तो भी ठीक ठाक रैंक ले आओगे आईएन में, ठीक है? चलो फिर तो कल मिलते हैं, बाकी 8:15 बजे मिलेंगे यूट्यूब पे। और विनीत भाई पावर सिस्टम का डाउट या तो ग्रुप पे डाल दो, नहीं तो कल सुबह आते ही पूछ लेना, ठीक है? चलिए, थैंक यू।